स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 के इलास्ट्रेशन स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1 से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he outside the spaceship? Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force. बच्चों, स्पेस के अंदर एक स्पेसशिप जा रही है, ओके, और इस स्पेसशिप में से एक एस्ट्रोनॉट सडनली और एक्सीडेंटली बाहर निकल रहा है। और जब ये एस्ट्रोनॉट बाहर निकलेगा तो इस एस्ट्रोनॉट पे कौन सा फोर्स लगेगा? हमें ये एज्यूम करना है कि जो स्पेसशिप है उसके नियर बाय में कोई भी स्टार्स नहीं है। कोई भी स्टार्स नहीं मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा पाए। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, बट नियर बाय में ऐसा कोई स्टार्स भी नहीं है जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा पाए। इट मीन्स देयर इज नो नियर बाय ऑब्जेक्ट विच exert even gravitational force on it. Okay, gf मतलब gravitational force on it. So we can say that एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज फोर्स ही नहीं लगेगा। बच्चों, अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो अकॉर्डिंग टू एम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस के अंदर जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में से सडनली बाहर आएगा तो उसके ऊपर लगने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होगा नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and it stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average relative force exerted by the block on the bullet? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्टिंग कर लेंगे जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। मास ऑफ बुलेट है 0.04 kg, स्पीड है इनिशियल स्पीड जिसे हम लिखेंगे 90 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड हम लिख लेंगे 0 बिकॉज ये बुलेट जब वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करेगी और अंदर मूव करके यहाँ पे स्टॉप हो रही, ओके, यहाँ पे उसका स्पीड 0 हो जाएगा। अब उसने जो डिस्टेंस कवर किया है और डिस्टेंस हमारे पास है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, ओके। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ से फोर्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बुलेट है, बुलेट जो ब्लॉक के अंदर जाके स्टॉप हो रही है उसका मोशन चेंज हुआ, मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर 2ad। v जो फाइनल स्पीड है 0 हो जाएगा, माइनस वी नॉट स्क्वेयर यानी माइनस 90 का स्क्वेयर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन क्या है? तो भाई एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है और हमारे पास d है 0.6। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो माइनस 90 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा? -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा रिटार्डेशन, मतलब कि ये एक्सेलरेशन ये मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, रिटार्डेशन कब मिलता है? जब वेलोसिटी या तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब बच्चों फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स का हमारे पास इक्वेशन है F इक्वल टू ma। मास हमारे पास है 0.04 और एक्सेलरेशन है -6750। चलिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना। यहाँ पे हमारे पास आंसर रेडी है तो मैं लिखूंगा 270 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। बच्चों, ये फोर्स की साइन नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगी? ये फोर्स की साइन जो नेगेटिव है वो इंडिकेट कर रही है कि ये फोर्स
बुलेट की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई बुलेट कम्स इन अ रेस्ट। वो बुलेट ब्लॉक के अंदर स्टॉप क्यों हो रही है, क्योंकि फोर्स क्या करेगा, ये जो फोर्स है वो बुलेट के मोशन को ओपोज करेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3, जिसका क्वेश्चन है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का इक्वेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास y गिवन है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। सो वेलोसिटी विल बी dy बाय dt। बच्चों आप जब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का डिफरेंशिएशन t के एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, और ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या डिस्क्राइब करेगा हमें, कि टाइम के साथ वेरिएशन ऑफ पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। मींस आप देखिए कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, ut, इसका डिफरेंशिएशन होगा u, t का हो जाएगा 1 प्लस हाफ g, t स्क्वायर का होगा 2 इंटू टी, 2 काट दो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा u प्लस g इंटू टी। दिस इज योर वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये जो हमारा टर्म है u प्लस जी टी, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर तो t है नहीं, तो ये टर्म हो गया कांस्टेंट, उसके लिए हम 0 प्लेस कर देंगे। सेकंड टर्म में देखिए t का 1 पावर है, तो t का 1 पावर है, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा g। अब फोर्स का इक्वेशन हमें पता है, फोर्स होता है m इंटू ए, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे, g। तो हमें यहाँ पे फोर्स मिलेगा F इक्वल टू m इंटू जी। बहुत ही इजी है, आपको कल क्या करना है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है जो वेलोसिटी बनेगा, और उसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है जो बनेगा एक्सेलरेशन, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी योर फोर्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meters per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear momentum of the ball. Okay, linear motion of the ball. बच्चों यहाँ पे देखिए कि हमें एक बॉल का मोशन गिवन है। ओके, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बैट है, ये रहा बैट, बैट लीनियरली बॉल है जो लीनियरली बैट पे आ रहा है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, वो वापिस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सोच लो कि इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी हमें गिवन है, वो है 12 मीटर पर सेकंड। हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव ले लेंगे, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में, जो होगा 12 मीटर पर सेकंड। बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी हमने नेगेटिव ले लिया, और इस डायरेक्शन के अंदर हमने वेलोसिटी क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया है। ओके, अब देखिए कि हमारे पास मास गिवन है, मास क्या है 0.15 kg। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, और इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम m इंटू v2 माइनस v1। जो मास की वैल्यू है हमारे पास 0.15, v2 हमारे पास है 12 माइनस 12, तो 0.15 इंटू 24 हो जाएगा। चलिए 0.15 इंटू 24 करेंगे, क्या आएगा आंसर हमारा 3.6 न्यूटन इंटू सेकंड। दिस विल बी द इम्पल्स ऑफ फोर्स for this particular illustration. Okay, please make a note. For 5.5, two identical billiard balls strikes a rigid
wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure. What is the direction of the force on wall due to each wall, the ratio of the magnitude of impulse imparted to the walls on the wall. तो बच्चों हमें क्या करना है, वॉल पे जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है और इम्पल्स ऑफ फोर्स का रेशियो निकालना है दोनों केस के लिए. ओके, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे व्हाट वी हैव गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ बॉल गिवन है. मास ऑफ बॉल क्या है, m. स्पीड is given u. okay, for केस 1 बच्चों फर्स्ट केस के लिए हमें निकालना है इम्पल्स. तो इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स होगा फोर्स इनटू टाइम. और ये इक्विवेलेंट किसके होता है, ये होता है इक्विवेलेंट चेंज इन मोमेंटम के. मतलब होगा P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. बच्चों इनिशियली जो बिलियर्ड बॉल है वो वॉल की ओर जा रहा है ना, तो इसका मोमेंटम हम ले लेंगे प्लस. ओके, पर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम मोमेंटम ले लेंगे माइनस. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है. चलो P2 क्या होगा हमारा माइनस m इंटू यू. P1 क्या है mu, वो भी लगा दिया. तो हमें चेंज इन मोमेंटम या तो इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा -2mu. दिस इज इम्पल्स ऑफ फोर्स. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या मिलेगा 2mu. ओके, ये हो गया हमारा आंसर. अब इस केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास जो बॉल है, बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है और बॉल का जो मोमेंटम चेंज हो उसका डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ओके, सो फोर्स एक्टिंग wall will be in positive x direction. Okay, or we can say that it is towards the right hand side direction. तो इस तरह से हम ये फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. अब देखते हैं सेकंड केस की ओर बच्चों. यहाँ पे हमारे पास बॉल, बिलियर्ड बॉल वॉल पे स्ट्राइक तो हो रहा है बट कुछ एंगल के साथ, और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री बच्चों. और रिफ्लेक्शन एंगल भी हमें गिवन है 30 डिग्री. ओके, तो अब जब हमें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, टोटल फाइनल मोमेंटम निकालेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो स्पीड का डायरेक्शन है यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एक्स या वाई डायरेक्शन के अंदर नहीं है बट वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम को निकालना पड़ेगा एज द कंपोजिशन ऑफ इट्स कंपोनेंट. तो देखते हैं क्या होता है कंपोनेंट फॉर्म. यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे मोमेंटम के. ओके, ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेटिव एंगल की पेयर यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री एंगल बनाएगी. ये होगा mu cos 30, ये होगा mu sin 30. सेम वे बच्चों फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल के लिए बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनेगा. ये होगा mu cos 30 और ये होगा mu sin 30. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम. क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ mu cos 30 mu sin 30. एक्स कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो mu cos 30 i कैप माइनस mu sin 30 j कैप बिकॉज y कंपोनेंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है. फाइनल मोमेंटम क्या होता है देखिए, तो फाइनल मोमेंटम हमारा ये रहा pf आफ्टर कोलिजन. आप यहाँ पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो y कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है और x कंपोनेंट भी नेगेटिव है. तो क्या आएगा माइनस mu cos 30 i कैप माइनस mu sin 30 j कैप. नाउ हम निकालेंगे इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है आपको पता है, चेंज इन
मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि P2 माइनस P1। चलो P2 का वैल्यू ये रहा, P2 मतलब PF। ओके, आप ये भी लिख सकते PF माइनस PI। इनिशियली हमने क्या लिखा था, P2 माइनस P1 लिखा था। ओके, ये हमारा P1 है और ये हो गया P2, आप कुछ भी लिख सकते हो। चलिए P2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये रहा माइनस MU cos 30 I कैप माइनस MU sin 30 J कैप माइनस MU cos 30 I कैप, ये माइनस क्या हो रहे प्लस MU sin 30 J कैप। ये MU sin 30 J कैप हो गया कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2MU cos 30, क्या होगा cos 30 I कैप। दिस इज इम्पल्स ऑफ फोर्स। बच्चों ये इम्पल्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देखिए, ये इम्पल्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, दिस इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन द बॉल, तो उसका अपोजिट वॉल के ऊपर फोर्स का लगने वाला है, फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल इन दिस केस इज ऑल्सो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी हमें पता चल गया। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। बच्चों मैग्नीट्यूड में क्या होगा, मोड डेल्टा T2 कर देंगे, F डेल्टा T2 2MU cos 30। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है बच्चों, तो हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो F डेल्टा T 1 मोड F डेल्टा T 2। यहाँ पे हमारे पास 2MU है, यहाँ पे हमारे पास 2MU cos 30 है, 2MU कैंसिल हो गया, तो 1 cos 30 बचेगा। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 में 3/2, तो ये बनेगा 2/√3। दिस इज आवर आंसर। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 5.6, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope. What is the angle of the rope makes with the vertical in equilibrium condition? Okay, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना है कि इनिशियली ये 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग थी, उसके नीचे हमने 6 kg मास को सस्पेंड किया था। ये जो स्ट्रिंग थी उसका मिड पॉइंट यहाँ पे P था और P के पास हमने फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल, तब बच्चों ये कंडीशन हमारे पास आती है। ओके, अब इस कंडीशन के अंदर ये जो हमें गिवन कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हमें अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें यहाँ पे एंगल निकालना है, जो एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये सिस्टम के अंदर कितने फोर्स लगते हैं वो सारे फोर्स को डिनोट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, आपको पता है कि वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, तो यहाँ पे आपको लगेगा mg फोर्स, वेट डाउनवर्ड लगेगा। टेंशन कहाँ लगता है, टेंशन टुवर्ड द सपोर्ट, टेंशन ऊपर की ओर लगने वाला है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स F है जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर भी क्या लगेगा, टेंशन, जो सपोर्ट की ओर लगेगा। अब इस टेंशन के हमारे पास दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक कंपोनेंट्स होगा T cos थीटा और दूसरा होगा बच्चों T sin थीटा। ओके, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम आर शोन इन फिगर। बच्चों आंसर के अंदर आपको ये फिगर ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो फोर्सेस लगते हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब बच्चों फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम हमें ये गिवन है कि कंडीशन इक्विलिब्रियम है, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन होगी, एक तो सिग्मा Fx0, मतलब कि x डायरेक्शन के अंदर ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब x डायरेक्शन के जो फोर्सेस है उसका नेट क्या होता है, जीरो होता है।
कब जीरो होता है? जब वो फोर्सेस इक्वल वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे। मतलब ये 50 न्यूटन को मैं प्लस ले लूंगा तो 50 न्यूटन प्लस, और ये टी साइन थीटा को मैं माइनस ले लूंगा तो माइनस टी साइन थीटा, जिसका आंसर क्या होगा? जीरो। मतलब टी साइन थीटा क्या होगा बच्चों? 50। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन है 2 डायमेंशन के लिए, जो है सिग्मा एफ वाई जीरो। इसका मतलब होता है कि वर्टिकली जो दो फोर्स है वो वर्टिकल फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? अगर मैं टी cos थीटा को पॉजिटिव लेता हूँ कि वो अपवर्ड है, और mg को मैं नेगेटिव लेता हूँ डाउनवर्ड है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टी cos थीटा हमारे पास क्या आएगा? टी cos थीटा इक्वल टू mg होगा। मास का वैल्यू हमारे पास 6 है और g 10 है, तो टी cos थीटा बनेगा आपके पास 60 न्यूटन। ये आपका नंबर 2। ओके, तो हमें तो क्या करना है? एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 का रेशियो ले लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो टी साइन थीटा अपॉन टी cos थीटा यहाँ पे रहेगा 50 अपॉन 60। टी कैंसल आउट। साइन अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। ये लगा tan थीटा और 5/6। चलिए tan 5/6 करेंगे तो 5/6 क्या होता है बच्चों? 0.83। tan थीटा जब निकालोगे तो 0.8333 आएगा। 5/6 0.8333, तो थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ 0.8333। ओके, अब आपको क्या करना है? tan टेबल देखना है, और tan टेबल के अंदर 0.8333 का क्लोजेस्ट वैल्यू वाला एंगल कौन सा है? तो आपको एंगल मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 39 डिग्री 48 मिनट, जिसे आप 40 डिग्री भी अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। इस तरह से बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम वाले सम भी आप इजीली कर सकते हो, जब आपको पता होगा कि कौन सी कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। ओके, प्लीज मेक अ नोट।